हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, हमने हिंदी पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट कर दी थी। मैथ्स पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पर। बाल विकास की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और पर्यावरण की भी। तो सभी सब्जेक्ट आप लोगों को 5 जुलाई के पहले कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। कंप्लीट तैयारी करवा दिए जाएगी आपकी, जिससे कि दोस्तों आप लोग 120 प्लस 125 प्लस आपके नंबर आने चाहिए। आप सीटेट को पास नहीं करना है, आपको सीटेट को उड़ा देना है, 120 प्लस नंबर लाना है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए आपको सीरीज की ज़रूरत होगी। आपको एक ऐसे चैनल की ज़रूरत होगी जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट पूरा सिलेबस करवाया जाए। तो हमारे चैनल पर आपको सभी यह अवेलेबल है। आपको हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और बाल विकास सभी सब्जेक्ट की क्लास आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों, इसके पहले मैं दूसरे चैनल पर पढ़ाता था। जैसा कि आप लोग मुझे वहाँ पर सपोर्ट करते थे, वैसा ही आप लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट करें। और दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा जो मोटिवेशन है वो दोस्तों आप लोग बनाए रखें। और दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियो बना पाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ऑल नोटिफिकेशन पर कर दें। आपके लिए जैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूं, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए और हम सिर्फ और सिर्फ अब बात करेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 5 जुलाई को आने हैं। वो क्वेश्चन कौन होंगे वो देखेंगे और सिर्फ बात होगी उसी की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसकी हिंदी पेडागोजी की सीरीज का। यह दूसरी क्लास है दोस्तों। और अपना पहला क्वेश्चन दूसरी क्लास का हिंदी सीरीज का आपसे हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगमन विधि में निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो आपके सामने जल्दी से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर जल्दी से बिल्कुल 2 कमेंट करें जल्दी से दोस्तों। उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो जल्दी से आंसर दे दोस्तों अपना, फिर मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी आगमन विधि की बात की जाए आपसे, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही आना चाहिए कि जो आगमन विधि है इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर अध्ययन करते हैं। उदाहरण से नियम की ओर अध्ययन करते हैं या उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है आपकी आगमन विधि। और दोस्तों, आगमन विधि के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट है। जो आपकी आगमन विधि होती है वो आपकी छोटी क्लासेस यानी कि प्राइमरी क्लास के लिए होती है। और जो आपकी निगमन विधि है वो आपकी बड़ी क्लासों के लिए होती है। छोटी क्लासों के लिए आगमन विधि क्यों होती है दोस्तों? आगमन विधि में आपके लिए छोटे छोटे बच्चे होंगे आपकी क्लास में। तो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, एक बार में नहीं समझते, एक बार में नहीं समझेंगे। उनको आप लोगों को एक बार, 2 बार, 4 बार बताना पड़ेगा और आपको उदाहरण देने पड़ेंगे, तब जाके समझेंगे। और बड़े बच्चे क्या होते हैं, बड़े बच्चों के लिए आप लोगों को एक नियम, सबसे पहले निगमन विधि आप लोगों के लिए बड़ी क्लास के लिए होती है। तो निगमन विधि में बड़ी क्लासों में बड़े बच्चे होते, तो वहाँ पर आप लोगों को एक सूत्र बता दिया जाता है। सबसे पहले सूत्र बता देना, उसके पहले नियम से
उसमें नियम से उदाहरण की यानी कि नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं अपनी निगमन विधि में। लेकिन आपकी जो आगमन विधि है यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का पालन होता है। तो निगमन विधि में आप नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे और आगमन विधि में आप उदाहरण से नियम की ओर। तो एक कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखें, दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है आगमन विधि में, उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का पालन होता है इसमें, और यह छोटी कक्षाओं के लिए होती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप लोगों को यहाँ कोई डाउट ना हो तो हम बढ़ें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें इसी से संबंधित है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यह क्वेश्चन डालने का मेरा मतलब सिर्फ अर्थ यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन भी करवा दी जाए, आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाए, तो कंप्लीट पैकेज बन देने की कोशिश करता हूँ। तो आपका सेकंड क्वेश्चन, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता? तो जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर बताता हूँ। और अपना पहले वाले का क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर। अब इसका जल्दी से आंसर दे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। दोस्तों जो आगमन विधि होती है इसमें हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर अध्ययन करते हैं, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन करते हैं। यानी कि पहले जो बच्चों को ज्ञात है चीज़ें, जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चों को आती है, पहले वो चीज़ें बताई जाती, सिखलाई जाती है, और फिर जो बच्चों को नहीं आती और जो आप पढ़ाना चाहते हो वो चीज़ें बताई जाती हैं। तो अज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। लेकिन जो आपकी इस थर्ड ऑप्शन है आपका नियम से उदाहरण की ओर, यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता। यानी कि जो नियम से उदाहरण की ओर है वो आपकी निगमन विधि में इस सूत्र का पालन होता है, नियम से उदाहरण की ओर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। यानी कि दोस्तों ग्रामर शिक्षण की यानी कि बेस्ट विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये काट दे दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी आगमन निगमन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, सबसे पहले आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि व्याकरण की, दोस्तों आपने देखा होगा स्कूलों में व्याकरण की कोई बुक नहीं होती। आपको पाठ के अंदर से, पाठ जब आप चैप्टर पढ़ाते हैं वहाँ पर आपको, वहीं पर आपको संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि व्याकरण शिक्षण, व्याकरण की आप लोगों के लिए यानी कि कोई बुक नहीं दी जाएगी, ना होती है इसकी, और आप लोगों को उसी टेक्स्ट बुक में चैप्टर के अंदर से ही जब पढ़ाते हैं चैप्टर में, तो वहाँ से आप लोगों को बच्चों से आंसर यानी कि प्रश्न पूछने पड़ेंगे, और वहीं पर आप लोगों को व्याकरण की नॉलेज आप लोगों को बच्चों को देनी होगी। तो और इसमें हम सबसे पहले, जब आपकी कोई व्याकरण की कोई बुक नहीं होती, तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या देंगे? उदाहरण देंगे। उदाहरण देंगे
तो अब आप लोग रिलेट करिए पहले क्वेश्चन में। तो उदाहरण से नियम की ओर हम किस विधि में शिक्षण यानी कि अध्ययन करते हैं, तो वो हम करेंगे दोस्तों आगमन विधि में। तो मैं आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ रटवाऊंगा नहीं, आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगमन विधि। और आपकी उदाहरण से नियम की ओर, इस उदाहरण से नियम की ओर इसमें अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है, यानी कि दोस्तों आपकी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में गद्य शिक्षण से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है, यानी कि गद्य शिक्षण की बेस्ट विधि कौन सी होगी। फिर मैं जो आपके ऑप्शन में जो यह दिए गए हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। गद्य शिक्षण की दोस्तों मुख्य विधि कौन सी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उद्बोधन विधि। इसमें उद्बोधन नहीं है दोस्तों, इसको काट कर उद्बोधन। तो उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करें दोस्तों जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप गद्य शिक्षण पढ़ाएंगे दोस्तों, तो स्पष्टीकरण में क्या होगा दोस्तों, स्पष्टीकरण में आपको स्पष्टीकरण विधि से गद्य पढ़ाओगे तो स्पष्टीकरण विधि में क्या होता है, एक गद्य में जैसे कि एक गद्य होगा, ठीक है, उस गद्य में बहुत सारे क्या होंगे, पैराग्राफ होंगे। तो हर एक पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसको यानी कि बच्चों को पढ़ने के बाद उसका अर्थ बताएंगे और बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और फिर क्या होंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, स्पष्टीकरण में एक गद्य में जैसे कि बहुत सारे पैराग्राफ हुए, हर एक पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, बच्चों को समझाएंगे और बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण विधि हो गई आपकी। अब प्रवचन विधि में क्या होगा दोस्तों, प्रवचन विधि में बच्चे एकदम से आपने यानी कि गद्य शिक्षण को पूरा एकदम से पढ़कर बता दिया, इसका अर्थ भी बता दिया, तो वो हो जाएगी दोस्तों आपकी प्रवचन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हर एक क्वेश्चन में और बढ़ते हैं, हम स्पीड बढ़ाते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। तो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। तो अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों मुझे जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अर्थबोध विधि क्या होती है दोस्तों, इसको समझें। बच्चे इसमें क्या करते हैं, यानी कि बच्चे इसमें खुद से पढ़ते हैं और इसमें क्या होता है दोस्तों, अर्थबोध विधि में शिक्षक क्या करता है, बच्चों को बोल देता है आप लोग पढ़ो और आप लोगों को जहाँ पर जो भी चीज़ समझ में न आए तो आप लोग मुझे से पूछें। तो इसमें बच्चे खुद से पढ़ते हैं और जहाँ बच्चों को समझ में नहीं आता तो वो टीचर से पूछते हैं। तो आपकी ये हो जाएगी अर्थबोध विधि।
और आपकी प्रवचन विधि में क्या होता है कि टीचर एकदम से सीधा पूरा गद्य यानी कि गद्य पूरा पढ़कर बता देता है, अर्थ भी बता देता है एकदम से पूरा, यानी कि एक लेक्चर के एक ही दम से पूरा सीधा उसका पैराग्राफ भी पढ़ दिया और अर्थ भी पढ़ दिया, ना बीच में कोई प्रश्न पूछा, ना बच्चों को समझाया, एकदम से पूरा बता दिया। तो आपकी यह हो जाएगी प्रवचन विधि। स्पष्टीकरण विधि मैंने अभी बताई है कि स्पष्टीकरण विधि में एक गद्य में जैसे 3 से 4 पैराग्राफ भी हुए तो हर एक पैराग्राफ को यानी कि हर एक पैराग्राफ को टीचर पढ़ेगा और उस पैराग्राफ को जो कुछ समझाने के लिए होगा वो समझाएगा और वहाँ से प्रश्न भी पूछेगा बच्चों से, और फिर क्या आगे बढ़ेगा और अगले पैराग्राफ में भी यही करेगा, गद्य को पढ़ेगा, गद्य का अर्थ बताएगा और फिर गद्य के प्रश्न पूछेगा बच्चों से और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बढ़ें दोस्तों आगे और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि। दोस्तों एक जो भी टॉपिक से हम क्वेश्चन लेंगे पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर यानी कि पूरा तैयारी इसकी हो जाएगी। अब दोस्तों गद्य शिक्षण से 3 से 4 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली यानी कि सबसे बेस्ट विधि गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि यानी कि विधि है व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे बेस्ट विधि होती है दोस्तों गद्य शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि होती है स्पष्टीकरण विधि। व्याख्या विधि में क्या होता है दोस्तों, व्याख्या विधि आपकी प्रवचन विधि ही हो जाएगी। व्याख्या विधि में इसमें क्या होगा दोस्तों, यानी कि सीधा एकदम से शिक्षक पूरा गद्य पढ़ के एकदम से पूरा इसका अर्थ भी बता देता है, उसको पढ़कर भी एकदम से पूरा एक ही बार में सब कुछ बता देता है। और स्पष्टीकरण विधि में वहीं एक गद्य आपके सामने टीचर ने पढ़ा, उस गद्य पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ में जो शिक्षक को प्रश्न पूछने थे वो पूछे और उसका अर्थ बताया और फिर अगले पैराग्राफ पर बढ़ जाते हैं यानी कि टुकड़ों में इसको। और प्रत्यक्ष विधि आपकी गद्य शिक्षण की कोई विधि होती नहीं है, प्रत्यक्ष विधि। इसमें प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों आपकी जे यूज होगी EVS में यानी कि पर्यावरण में, लेकिन आपकी जे प्रत्यक्ष विधि हिंदी की गद्य शिक्षण में नहीं होती इसकी। तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पष्टीकरण। प्रत्यक्ष विधि में यानी कि दोस्तों हर एक चीज़ उस यानी कि बच्चों के सामने उसको पेश किया जाता है। तो आप हिंदी लैंग्वेज को पेश कर सकते हो यानी कि बच्चों के सामने नहीं कर सकते ना, तो इसलिए यह विधि गद्य शिक्षण की नहीं होती। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कविता का अर्थ है यानी कि दोस्तों कविता बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को कविता आपकी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा आपको कविता। तो कविता का अर्थ क्या होता है, रंगात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका जल्दी आंसर बताएं दोस्तों, आप लोग कमेंट करें इसका कि इसका आंसर क्या होगा। टफ क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आप किसी टेट के एग्ज़ाम में ऐसे ही एग्ज़ाम में आप किसी टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल लेंगे। आप लोगों को मैं इस धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता का अर्थ दोस्तों रंगात्मक वृत्तियों का संशोधन भी होता है, जीवन की समालोचना और
स्मृति शक्ति का विकास और इमेजिनेशन पावर भी इससे विकास होती है बच्चों की। तो यह सारी चीज़ें यानी कि कविता से बच्चों को प्राप्त होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की कविता से कल्पना शक्ति भी विकसित होती है, स्मृति शक्ति और रंगात्मक वृत्तियों का संशोधन भी होता है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है। अभी तक दोस्तों हमने गद्य शिक्षण देखा, आगमन विधि, अब हम कविता शिक्षण के पीछे पड़ गए। तो हर एक आपको जिससे आप जैसे एक क्वेश्चन लिया जाता है तो उससे जिस भी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रकार से मैं आप लोगों को क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को अभी तक सेशन पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दे दोस्तों, तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। जितने लोग देखते हैं सभी लोग, जितने लोग देखें उतने ही लाइक हो तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग कोई यह सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन भी दबा दे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना दोस्तों आप लोग, और सब्सक्राइब तो आप लोगों को कर ही लेंगे। कविता शिक्षण की मुख्य विधि क्या है दोस्तों? कविता शिक्षण की दोस्तों व्याख्या विधि होती है, या आप इसे प्रवचन विधि भी बोलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि भी होती है, गीत व अभिनय विधि। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जब शिक्षक टीचर कविता पढ़ाता है तो व्याख्या यानी कि बच्चों को यानी कि पूरा उसको समझाता भी है, तो आपकी व्याख्या विधि हो जाएगी, यानी कि उसको तो आपकी व्याख्या विधि भी इसमें यूज होती है, प्रयोग होती है। प्रश्नोत्तर यानी कि शिक्षक बच्चों से कविता पढ़ाते समय प्रश्न भी पूछते हैं, तो आपकी प्रश्नोत्तर विधि भी प्रयोग होती है। गीत व अभिनय विधि यानी कि गीत व अभिनय करके भी शिक्षक कविता को पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान कौशल, ज्ञानोपयोग, मनोरंजन। तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण ज्ञान होता है, इससे आपके कौशल भी होते हैं, ज्ञान उपयोग भी होता है। लेकिन जो आप यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस नहीं पर जरूर विशेष ध्यान दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन दोस्तों। व्याकरण शिक्षण मनोरंजन के लिए आप नहीं सीखते, ज्ञान उपयोग के लिए सीखते, कौशल विकसित करने के लिए सीखते, ज्ञान के लिए सीखते हैं, लेकिन आप मनोरंजन करने के लिए नहीं सीखते व्याकरण। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो मनोरंजन नहीं होता दोस्तों। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है, तो जल्दी से बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। मौखिक, लिखित, दोनों। अब इसका सबसे बेस्ट, अभी तक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो इसका पहले आप लोग आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं अभी आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं, हिंदी भाषा शिक्षण यानी कि हिंदी पेडागोजी। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आप लोगों को बीच बीच में बोलकर भी समझाया, यानी कि वो हो जाएगा बोलकर समझाया, जो वो हो जाएगा कौन सा, मौखिक हो जाएगा, मौखिक। और बीच बीच में मैंने लिखकर भी बताया, तो लिखित भी हो जाएगा। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। तो दोस्तों यह थे हमारी आज की हिंदी सीरीज की दूसरी क्लास, और यह 10 क्वेश्चन दोस्तों जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 5 जुलाई को होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप लोगों को
इसमें से इस सीरीज में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और दोस्तों आप लोगों को यदि क्लास सेशन पसंद आई हो तो आप लोग लाइक का बटन दबाकर जाएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाना ही है आप लोगों को। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि दोस्तों सभी लोगों तक यह वीडियो, ऐसी वीडियो दोस्तों बनाना मेरा काम है, लेकिन आग की तरह फैलाना आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग दोस्तों हर एक वीडियो को फॉलो करिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का सीटेट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों